जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, वापस से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 2022 से 25 वाला प्रीवियस ईयर सेट को। और आज हम लोग देखेंगे छठा सेट, है ना। तो शाम हो चुकी है और छठा सेट हम लोग करने के लिए रेडी हैं। वैसे आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मॉर्निंग वाला ही क्लास लेट में आया था, इसलिए। तो सेट है ये 2 तारीख, है ना, चौथा महीना 2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला सेट है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं फटाफट से हम लोग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी का सेशन है, तो पहला शुरुआत करते हैं क्वेश्चन जो है कि हिंदी से ही। देखिए, कहता है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। अंतःपुर में कौन सा संधि है, तो कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, यानी कि अंतः प्लस पूर, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अंतःपुर में बस बीच में आप प्लस लगा दीजिए, इसका संधि विच्छेद इसी प्रकार से हो जाएगा। और पूछेगा कि कौन सा संधि है, तो आराम से आप बता दीजिएगा सर यहाँ पर जो है विसर्ग संधि लगा हुआ है ना। कौन सा संधि है, तो कहेंगे सर यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन कहता है अनायास में कौन सा समास है, तो करा चुके हैं आप सभी को, है ना। अनायास में कहेंगे सर तत्पुरुष समास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, सुपुरुष में बताइए कौन सा समास है। सुपुरुष में कौन सा समास है। सुपुरुष का मतलब जान रहे हैं, मतलब अच्छा पुरुष। मतलब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक सर विशेषण का बोध यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है ना। और जहाँ पर विशेषण का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। तो सुपुरुष में कौन सा समास है, कहेंगे सर कर्मधारय समास। ठीक है, याद रहेगा ना। सुपुरुष, महापुरुष, ये सब में कौन सा होगा, कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये है गद्यांश वाला। तो गद्यांश में हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि संहार का अर्थ क्या होता है। तो संहार के बारे में वैसे तो पता ही है, इसका मतलब क्या होता है, माने नाश करना। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ यानी कि गद्यांश में भी दे रखा है। कह रहा है ना कि तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। तो संहार माने क्या होता है, नाश किया, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। वैसे इसमें गद्यांश पढ़ने का जरूरत वैसे है नहीं, संहार का मतलब तो नाश होता है, पता ही होगा। कहता है एनुअल के लिए सही परिभाषिक शब्द बताइए। एनुअल का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो एनुअल माने होता है वार्षिक, है ना। ये पता होगा आप सभी को, एनुअल माने वार्षिक होता है। अगला कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन का सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन माने होता है विनियोजन, है ना। विनियोजन माने कि अपने पैसे को कहीं एक अलग जगह पर संजो करके संचित करके रखना, विनियोजन कहलाता है। उसी को इंग्लिश में एप्रोप्रिएशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सपेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। अच्छा, ये प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ये लास्ट में क्या लगा है ये पूछ रहा है। तो इसका पहले क्या करेंगे सर, थोड़ा सा संधि विच्छेद कर लीजिए। तो सप प्लस एरा, ये वाला ए होगा, ठीक है ना। कौन सा ए, हम इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए ये वाला होगा, ठीक है ना। ऐकर वाला नहीं होगा, तो ये वाला होगा नहीं। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कहेंगे सर एरा प्रत्यय लगा है, ये वाला हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा हो सकता है आपसे पूछे लुटेरा, तो लुटेरा में भी यही हो जाएगा। आपसे पूछे बसेरा, बसेरा में बताइए कौन सा प्रत्यय, तो यही है। जैसे पूछे चचेरा में बताइए, मौसेरा में बताइए, है ना। तो ये सब में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, एरा प्रत्यय लगा है। ये बस ये वाला लगाना है, ये एकर वाला नहीं लगाना है, ये वाला लगाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सुंदरतर, सुंदर, देखिए पहले तो सुंदर ही होगा। तो सुंदर तो सर ऑप्शन में सिर्फ एक यहाँ पर दे रखा है। फिर सुंदरतम, सुंदरतर, देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है। आंसर ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे, पहले होगा सुंदर, फिर सुंदरतर, फिर होगा सुंदरतम। सुंदरतर जो है सुंदरतम लास्ट में होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बताइए पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। कहता है ना किसी को पट्टी पढ़ा दिया, मतलब क्या, उसको बुरी राय देना, है ना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना, खराब विचार समझाना, तो उसी को कहते हैं पट्टी पढ़ाना। सी आंसर होगा। अगला देखिएगा, कहता है इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी 3 तो इसमें शुद्ध है। तो देखते हैं, इस पुस्तक के दाम अधिक हैं। अच्छा, है लिखा हुआ है ना, है नहीं है यहाँ पर, ये बिंदा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पुस्तक के दाम अधिक है, यही वाला गलत लग रहा है। अच्छा, कौवे की आवाज़ कर्कश होती है, कल वहाँ आलोक को जाना है, पीपल के पेड़ की छाया घनी होती है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अशुद्ध बोल रहा था कौन सा है, यही वाला है। इस पुस्तक के दाम अधिक हैं, ये गलत है। इस पुस्तक का दाम अधिक है, और यदि आप के लगा रहे हैं तो फिर यहाँ पर हैं लगाइए, लेकिन के लगेगा नहीं। इस पुस्तक कहने का मतलब एक पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हैं होगा ही नहीं, यहाँ पर का ही लगेगा और है लगेगा, यानी कि इस पुस्तक का दाम अधिक है। ठीक है, इस प्रकार से होगा, यहाँ के लगेगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, काले शब्द में कौन सा पदबंध लगा हुआ है, यानी कि ये बहुत सुंदर में पूछ रहा है, कौन सा पदबंध है। तो संज्ञा होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, क्रिया यहाँ पर कोई हो नहीं रहा है, तो ये वाला भी होगा नहीं। सर हो जाएगा विशेषण पदबंध। सुंदर क्या दिखाता है, सुंदरता, यानी विशेषण की ही तो बात हो रही है। तो क्या बोलेंगे, सुंदर में बहुत सुंदर में कौन सा है पदबंध, विशेषण पदबंध है। सी आपका आंसर होगा।
अगला कहता है भाववाची का उदाहरण बताइए कौन सा है। तो रमेश खेलता है, कोई भाव नहीं है। राजू सो गया, कोई भाव नहीं है। बच्चा से उठा नहीं जाता है, यही वाला होगा। आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये वाला होगा नहीं। मैं के जगह कुछ और आता तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर चेंज होता है। मॉर्निंग वाले क्लास में आप सभी को बता चुके हैं, तो ये वाला भी होगा नहीं, ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, चलिए सारे क्लास को देखिएगा ना तो समझने में आसानी होगा आगे का चीज़, है ना, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार कितना बताएंगे सारे क्लास में, इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ से क्लास शुरुआत की उसको रेगुलर वहाँ से देखिए। अगला क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश करते हैं कि सारा चीज़ आपको समझाते चले, जहाँ पर हो पाएगा वहाँ जरूर कर देंगे। आज चूँकि सेशन लेट हो चुका है इसीलिए थोड़ा स्पीड में खींच रहे हैं। अगला सेशन लेट का कहने का मतलब क्लास से लेट से आ रहा है मेरा, है ना, इस प्रकार से। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। इस वाक्य में बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है, ये पूछ रहे हैं। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। देखिए इसका आंसर होगा संकेतवाचक। कहिएगा सर संकेतवाचक कैसे, यहाँ पर संकेत कैसे दिखा रहा है, मतलब समझिएगा संकेतवाचक वहाँ पर होता है जैसे कि कहें कि एक काम का होना दूसरे वाक्य पर या दूसरे बात पर निर्भर करें तो वहीं पर संकेतवाचक होता है। जैसे राहुल ने मेहनत की होती, ये एक अलग वाक्य है और इसी का निर्भर कर रहा है किस वाक्य पर, तब अच्छा परिणाम मिलता, मतलब इसका निर्भरता जो है दूसरे वाक्य पर है, इसी में होता है संकेतवाचक। ठीक है, ऐसे भी आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध शब्द के लिए एक प्रयुक्त शब्द हो सकता है वो कौन सा होगा। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द, तो शब्द यदि बोले और अर्थ समझ में आए तो इसका मतलब वो शब्द शक्ति उसको बोला जाता है ना, तो सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये देखिएगा सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति जो है ये मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है, सबसे हटके होता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है समझने में भी बोलने में भी। अगला कहता है कि व्यंजना जो शब्द शक्ति है इससे निष्पन्न लिख दिया है ना, निष्पन्न, अच्छा निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। हाँ, व्यंजना शब्द शक्ति को कई बार व्यंग्यार्थ भी बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है, गलत बात है, यही वाला तो आंसर होगा। व्यंग्यार्थ को धन्यार्थ भी कहते हैं, देखिए ये भी सही है। आंसर आपका ऑप्शन सी वाला होगा। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती है मेरे भाई, इसका तो एक विशेष अलग अर्थ निकलता है ना, सबसे अलग यही होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कह रहा कौन सा सही इसके लिए नहीं है, व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कहता है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले कवियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अच्छा, मणि वाले कवियों का मुख में हीरा, माने मुंह में हीरा भरा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बात बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी कहा जा रहा है। तो बढ़ा चढ़ा करके जहाँ पर बात किया जाए ना उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आता है कि जो शब्द बढ़ा चढ़ा करके कही गई हो उसको एक शब्द में आप क्या कहिएगा, तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। तो अलंकार के रूप में भी यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो करा चुके हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, सर 3 गो होता है ना, तो आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि रूपक अलंकार का उदाहरण बताइए कौन सा है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर देखिए चौ है, यहाँ पर भी चौ है, यहाँ पर भी चौ है। सर चौ का उच्चारण 3 बार हो गया है, इसको हम कौन सा अलंकार बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार बोलेंगे, है ना, तो ये तो होगा नहीं, कह रहा है रूपक वाला बताना है। अच्छा, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, सम समाना शब्द ये सब किस में आता है, तो बताए हैं उपमा अलंकार में आता है, यहाँ पर तो उपमा अलंकार हो गया। को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर, हाँ यही वाला आंसर लग रहा है रूपक अलंकार में। अच्छा नहीं ये नहीं होगा, वृष भानुजा में कौन सा अलंकार होता है, वृष भानुजा के कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो एक ही शब्द के यदि कई सारे अर्थ निकले तो उसको हम लोग श्लेष अलंकार बोलते हैं। सर ये वाला भी नहीं होगा ना, तो बिल्कुल सही, ये वाला भी नहीं होगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, देखिए यहाँ पर आंसर आपका यही वाला होगा। देखिए मन सागर मैंने मन को सागर के समान डायरेक्ट मान लिया गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो आंसर तो यही वाला होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर बताइए रूपक अलंकार किस में है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखिए राम को रतन मान लिया है, राम को क्या मान लिया है, रतन, मैंने अगर किसी को राम मिल गया तो उसको मतलब रतन मिल गया, धन मिल गया, तो ये भी सही है सर रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र मैंने चंद्रमा के समान हमको खिलौना ला कर दो, एकदम चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया है, तो ये भी रूपक अलंकार ही है। राम कृपा भव निशा सिरानी, भव माने क्या होता है समझ रहे हैं, भव माने होता है संसार, है ना,
और निशा माने होता है रात, माने संसार को रात्रि के से तुलना किया गया है डायरेक्टली। तो ये भी रूपक अलंकार के ही उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, माने इसमें सभी जो है रूपक अलंकार के ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे योद्धा मानो विविध रंग के वस्त्र धरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको शब्द मिल रहा होगा मानो, और मानो किस में आता है, मानो मनहु जानो जनहु, ये सब शब्द सर उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। अच्छा, पत्थर पहले क्या रहता है, पहले हार्ड रहता है ना, जब पत्थर तो हार्ड होता है, फिर कहता है कि मुलायम हो गया। पत्थर कभी मुलायम हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यहाँ पर विरोधाभास वाला निगेटिविटी वाला चीज़ आ रहा है, जो चीज़ हार्ड है उसको कहता है मुलायम हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो कौन सा अलंकार होगा, कहेंगे सर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अगला देखिए, यगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं। देखिए आपको बताए थे ना इस प्रकार से पूछेगा, और आपको एक ट्रिक भी लिखवाए थे पिछले क्लास में, याद है, किस किस को याद है, नहीं याद है तो लिखिए एक बार फिर से लिखिए, या इसको याद रखिएगा मेरे भाई, कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर पूछ लिया ना तो वहाँ पर लगेगा कि सर बताया था याद नहीं हो पाया, तो कर लीजिए याद अभी भी। तो या मा तारा, या मा ताराज, इस प्रकार से याद रखिए, या मा ताराज, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है न सा लगा, न सा लगा, गा लगाना है लास्ट में, ठीक है। ये है, ये मात्रा सबका एकदम एग्जैक्ट सही रखना है, किसमें आकर लगाए किसमें नहीं लगाए, तभी आपका बनेगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, कहता है यगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं। तो यह वाला देखिए कहाँ पर मिल रहा है सर, शुरुआत में मिल रहा है। अब यहाँ से पकड़ करके 3 लाइन तक खींच के ले जाइए यहाँ से, तो देखिए किसमें किसमें क्या है। ये इसमें तो ये सिंपल है सर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु वर्ण। ये कौन सा है, य में लघु वर्ण है, इसमें दोनों में बड़ी मात्रा लगा हुआ है, आकार की मात्रा, उसको गुरु वर्ण बोलेंगे, है ना। तो इसमें 1 लघु और 2 गुरु वर्ण है। अब ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, यगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण, कहेंगे सर जी 1 लघु और 2 गुरु वर्ण होते हैं, यानी ISS। गुरु वर्ण को इस प्रकार से दिखाया जाता है और लघु वर्ण को आई से दिखाया जाता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए बोले थे वो ट्रिक जो हम लिखवाए हैं उसको याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर करेक्ट, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। तो भाई मेरी ये होता है मंदाक्रांता में, है ना। तो ऑप्शन होगा आपका सी यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंकन किकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है ये पूछ रहे हैं, किस काव्य गुण का समावेश है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा माधुरी गुण। कहिएगा सर माधुरी गुण कैसे हो जाएगा, माधुरी गुण तब होता है जहाँ पर कोई मिठास का भावना उत्पन्न हो, मधुरता या मिठास का भाव उत्पन्न हो रहा। तो कह तो रहा है कि देखिए राम लखन सन राम हृदय गुनी, मैंने राम लखन का कोई जब गुणगान सुनते हैं तो हृदय जो है ना अच्छा लगता है, हृदय को अच्छा फील होता है। तो मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, मिठास का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आपको माधुरी गुण लगाना है। बी आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा हिंदी का, कहता है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। आपको ना एक बार जरूर हम बताएंगे अस्थाई भाव किसका किसका क्या होता है, मतलब एक ही स्लाइड में पूरा आपको लिखवा देंगे। आज तो हम क्लास थोड़ा सा जल्दीबाजी में है तो इसलिए लिखवा नहीं पाएंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं स्पेशली बस, विभत्स का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, कहिएगा सर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जुगुप्सा होता है। ज़्यादातर जुगुप्सा ही होता है, कहीं कहीं पे घृणा भी दे देता है, तो याद रखिएगा विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे सारा का स्थायी भाव हम आपको लिखवा देंगे, अस्थाई भाव वाला पूछा जाता है। देखिएगा साइंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहते हैं करें निम्न में से कौन खरपतवार नाशक यानी कि शाकनाशी नहीं है। तो कौन सा दवाई है जो कि शाकनाशी है, खरपतवार नाशी नहीं है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा वैम। वैम जो है ये खरपतवार नाशी नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर, अर्ब्यूस्कुलर और माइकोराइजम, कुछ इस प्रकार से होता है, वो आपको याद नहीं करना है, बस वैम आप याद रखिए, खरपतवार नाशी नहीं है। बाकी 2 और 4D, DCMU, एजेंट ऑरेंज, ये सब खरपतवार नाशी दवाई का नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता क्या है। भाई ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीकरण प्रक्रिया है तो ऑक्सीजन जुटेगा, क्या होगा, कहेंगे सर ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, और जहाँ पर ऑक्सीजन जुटेगा वहाँ पर हाइड्रोजन पक्का है कि हटेगा। तो ऑक्सीजन का असर जो है कि वहाँ पर हटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ पर दे रखा है, कहता है ऑक्सीजन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, हाँ सर ये तो होता है, और हाइड्रोजन का योग नहीं, दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर फिर तो ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। और यदि यहाँ पर दिया रहता है कि हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये दिया रहता है हाइड्रोजन का वियोग होता है, तब दोनों रहता, तब दोनों सही होता है, सी आंसर आपका फिर सही हो जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण संबंधी कौन सा कथन सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी, बिल्कुल गलत बात है, परमाणु संख्या पर नहीं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार पर आधारित थी, परमाणु संख्या पर नहीं थी, है ना, तो ये वाला तो होगा नहीं। अच्छा अगला कहता है आवर्त सारणी में 8 आवर्त और 7 वर्ग थे, ये भी गलत है।
7 आवर्त थे भले, है ना, 7 आवर्त और 8 वर्ग थे, ये तो उल्टा ही लिख दिया है, तो ये वाला भी होगा नहीं। कहता है ए बी दोनों, भाई दोनों गलत है, ये होगा कैसे, सी भी नहीं होगा। मेंडलीफ आवर्स, फिर तो यही बच गया, ऑप्शन आपका डी ही हो जाएगा। क्या कह रहा है, अच्छा पढ़ लीजिए। मेंडलीफ आवर्त सारणी अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता था। हाँ ये सही है, थोड़ा सा ये खाली स्थान जो है छोड़ दिए थे, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा होती है, कैसा, किस आकार का होता है। बोर का पूरा नाम है नील्स बोर, ठीक है, ये केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृत्ताकार होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ऑटोटोमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है किसमें। ऑटोटोमी और पुनर्जनन, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा में। माने देखिए ऑटोटोमी का मतलब होता है कि जो अपने शरीर को बाहरी आघात, जैसे कहीं पर कुछ पड़े और तुरंत जो है उसको, है ना, अंग को अपना त्याग दे, मतलब कट कर दे अपने शरीर के। जिस प्रकार छिपकली होता है, छिपकली को देखिएगा थोड़ा सा कहीं पूंछ मूछ पे टच कर दीजिएगा तो देखिएगा तुरंत उसका पूंछ कट जाता है, और कुछ दिन बाद उसका पूंछ जो है वापस आ भी जाता है, माने उसमें पुनर्जनन भी हो जाता है। तो ऑटोटोमी और पुनर्जनन ये छिपकली में भी होता है, लेकिन छिपकली इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है। छिपकली जो आता है वो सरीसृप वर्ग में आता है। तो इसके अंतर्गत कौन सा आता है, इकाइनोडर्मेटा में, जैसे स्टार फिश वगैरह होता है ना, समुद्री इलाकों में ज़्यादातर रहता है, उसमें भी ये गुण पाया जाता है, तो उसको इकाइनोडर्मेटा बोलेंगे। वैसे तो छिपकली भी आता है, लेकिन छिपकली इसके अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है। ये ऑटोटोमी और पुनर्जनन वाला गुण इकाइनोडर्मेटा के जितने जीव होते हैं ना, उसमें भी ये गुण पाया जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा आपका आंसर होगा, डी आपको रखना है सही आंसर। देखिए यहाँ पर करें, डिप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, तो कहेंगे सर ये 5 वर्ष से नीचे का जो बच्चा होता है ना, ज़्यादातर उसी को प्रभावित करता है डिप्थीरिया, और इसके लिए डीपीटी वाला टीका लगाया जाता है। आप सभी को पता है ना, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, है ना। तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है। परिवेश में कौन वापस लौटता है। देखिए जैविक अपशिष्ट मतलब क्या है, जैसे कोई पेड़ वृक्ष या कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उसको कहीं पर फेंक देते हैं, तो फेंक देने के बाद क्या होता है, या फिर गाड़ भी दीजिए, कहीं पर भी कुछ भी कीजिएगा तो मिट्टी से धीरे धीरे वो गलना शुरू होता है ना, उसमें कीड़े वगैरह लगते हैं, और धीरे धीरे उसको काट काट करके, बैक्टीरिया वगैरह लगता है, कीड़ा नहीं बोलेंगे, बैक्टीरिया लगता है, और उसको काट काट करके फिर वापस मिट्टी में मिलाने लगता है। तो वो वापस लौटता है किस परिवेश में, कहेंगे सर आप घटक के रूप में लौटता है। कीड़ा नहीं लगा दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, आप घटक के रूप में वापस लौटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोषण जिसमें जीव जो है शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम के द्वारा जो है उसको पचाता है, क्या कहते हैं उस जीव को। तो भाई उस जीव को होलोजोइक बोला जाता है। क्या बोलेंगे, होलोजोइक। भोजन अंदर खाते हैं और एंजाइम के द्वारा पचाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, होलोजोइक। याद रहेगा ना। अगला देखिए, कितना अच्छा तो लगता है सुनने में, होलोजोइक, है ना, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भावन अध्ययन के लिए किया जाता है। किसका उपयोग मानव उद्भव अध्ययन के लिए हम लोग करते हैं, तो कहेंगे सर खुदाई सही है, समय डेटिंग, टाइम डेटिंग ये भी ठीक है, डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण ये भी सही है। आंसर आपका इनमें सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, बताइए। विरामावस्था को प्रदर्शित करता है, अच्छा, तो समय के सापेक्ष एस माने गति होता है, ठीक है। तो समय के सापेक्ष गति में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर, है ना, समांतर तो नहीं चल रहा, गति हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर विरामावस्था में नहीं रहेगा कोई भी वस्तु, है ना, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो रहा है और इस प्रकार से यहाँ पर भी विरामावस्था में रहेगा नहीं। यहाँ पर समय के सापेक्ष में वेग में परिवर्तन तो नहीं हो रहा, समांतर जो है कि अवस्था में चल रहा है, लेकिन वेग यदि समांतर अवस्था में भी चल रहा है तो वस्तु को हम विरामावस्था में नहीं कह सकते हैं, है ना, तो ये वाला भी नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हैं कि समय के सापेक्ष वस्तु की गति यदि समान अवस्था में है, एक समान अवस्था में है, तो इसका मतलब वस्तु फिर विराम अवस्था में माना जा सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। माने समय के सापेक्ष वस्तु में कोई गति हो ही नहीं रही है। अब सिंपली समझिए, यहाँ पर कोई वस्तु है, समय बदलते जा रहा है लेकिन वस्तु में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा, जहाँ का तहीं पड़ा है, तो उसी को तो हम लोग विराम अवस्था कहते हैं। वही ये डायग्राम में दिखा रहा है, ठीक है ना, तो डी आपका आंसर होगा। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं वापस। कह रहा है कि इकाई द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे के इकाई दूरी पर अवस्थित हैं, ठीक है, तो बताइए उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा। उसी को हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, याद रखिएगा इस शब्द को। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु पानी में तैरता है पर नारियल तेल में डूब जाता है, तो वस्तु का घनत्व तो क्या होगा ये बताइए। मतलब एक बर्तन है, इसमें पानी ले लीजिए और दूसरा बर्तन ले लीजिए, इसमें तेल ले लीजिए, ठीक है। यानी उस वस्तु को जब हम पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं पानी में तैरने लगता है लेकिन नारियल तेल में डूब जा रहा है।
इसका मतलब पक्का है कि तेल का घनत्व जो है वस्तु के घनत्व से ज़्यादा होगा ना जी। वस्तु का घनत्व जो है तेल का घनत्व से ज़्यादा होगा, तभी ना डूब जा रहा है उसमें। कहिएगा हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तेल का घनत्व जो है ये वस्तु के घनत्व से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। आगे फिर कह रहा है वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। हाँ, वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, तभी तो वो पानी के ऊपर तैर पा रहा है ना, यानी ऊपर तैर पा रहा है। वस्तु का घनत्व कम है किससे? पानी की तुलना में, तो पानी के घनत्व से कम है, ये ऑप्शन भी सही है। तो कहेंगे सर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों सत्य है, बी और ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा ये है न्यूमेरिकल वाला, ठीक है ना, इसको थोड़ा जल्दी से आप लोग बना लीजिएगा, ये हम टाइम के वजह से हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, देख लीजिएगा इसको। तो आंसर इसका बता देते हैं, वैसे डी होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने कहा संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। तो भाई मेरे ये हमबोल्ट साहब ने कहा था। किसने कहा था? हमबोल्ट ने, सी आंसर होगा। अगला देखिएगा, कहता पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? कहिएगा सर जी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, ए आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता या नेता कौन थे? कहेंगे सर सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन? चिपको आंदोलन के प्रणेता। अगला क्वेश्चन, कहता कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? कहिएगा सर नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है कल्पक्कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर करें किसी बल्ब से 200 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध पूछ रहे हैं, आप सिंपली ओम वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिएगा। क्या हो जाएगा? V बराबर आई आर, आप सभी लोग पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला। आर चाहिए, मतलब आर आई को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? आर बराबर निकल जाएगा, कहेंगे सर V बटे आई हो जाएगा। ये कितना दे रखा है? V, चलिए बना ही देते हैं। तो V दे रखा है 200 और आई यानी कि धारा पूछ रहा है ना, धारा दे रखा है 2 एम्पियर, तो 2 नीचे रख दीजिए बस इसको। अच्छा 2 नहीं, यहाँ पर 220 है, सॉरी 220। इसको जब काटिएगा तो क्या निकल जाएगा? कहेंगे सर जी 110। 110 क्या निकलेगा? ये प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, मैंने इसको ओम में दिखाएंगे, तो 110 ओम हो जाएगा। कहाँ पर है? कहेंगे सर जी बी में दे रखा है। सिंपल ही था, है ना, सिंपल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो बी आंसर होगा। अगला देखिए, कहता है डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो भाई डायनमो से ज़्यादातर आप सुनेंगे दिष्ट धारा प्राप्त होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। डायनमो से दोनों धारा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों। ज़्यादातर दिष्ट धारा की ही प्राप्ति होती है, लेकिन आंसर आपको दोनों लगाना है ना, बी आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कौन सा रंग जिसका कि खतरे के सिग्नल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो कहिएगा सर लाल रंग करते हैं, तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण। यहाँ से हम लोग कर रहे हैं जीके जिस को स्टार्ट। देखिए कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? कहिएगा सर जी अमेरिका में हुआ था ना, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि बस्तर आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बस्तर आंदोलन में प्रमुख भूमिका जो थी उसका नाम था गुंडाधुर, याद रखिए गुंडाधुर। ये बस्तर आंदोलन कब होता है सर? हो सकता है आपसे डेट पूछा जाए, तो 1910 ईस्वी में होता है। आदिवासियों के द्वारा किया गया ये आंदोलन था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन था ये, 1910 ईस्वी में होता है। गुंडाधुर जो है इसके प्रमुख इसमें जो भूमिका निभाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल का मौसम नहीं है? अच्छा ऐसा कौन सा है जो कि फसल का मौसम नहीं है, वो कौन सा मौसम है? तो सर्दी, खरीफ, रबी और जैद। देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर्दी जो है ये फसल का मौसम नहीं है। कहिएगा सर कैसे, सर्दी कैसे नहीं है? तो समझिएगा, जैसे खरीफ फसल को हम लोग कब बोते हैं? खरीफ फसल को हम लोग जून जुलाई के आसपास में बो देते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास में काट लेते हैं ना। और रबी फसल को कब बोते हैं? तो कहिएगा सर इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर के आसपास बोते हैं, है ना, और मार्च अप्रैल तक में इसको काट लेते हैं। और जैद को हम लोग कब बोते हैं? तो मार्च में बोते हैं और जून जुलाई के आसपास में, अभी के आसपास में जाकर के इसको काट लेंगे, है ना, तब ये खत्म हो जाता है। लेकिन सर्दी कब आती है? लगभग दिसंबर, है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब सर्दी का मौसम कहलाता है। तो उस समय तो कोई भी फसल होता ही नहीं है ना। तो आंसर आपका क्या होगा? कहिएगा सर ए, ये सर्दी का मौसम जो है कोई फसल का मौसम है ही नहीं। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अलग बात है कि कुछ कुछ फसल लगा रहता है उस समय, है ना, लेकिन उसको फसल उस मौसम को हम फसल का मौसम नहीं मानते हैं। अगला कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ था? भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा, ठीक है। कब? 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे या कौन हैं बोल सकते हैं? आंसर ए होगा, कहिएगा सर जी अब्दुल्ला, याद रखिएगा, ठीक है, अब्दुल्ला। पाक जल संधि भारत और किस देश को अलग करती है? तो भाई भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? भाई मेरे इसका आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको 8850 भी मिल सकता है, ठीक है, थोड़ी सी ऊंचाई उसकी बड़ी है, तो 8850 भी कहीं कहीं पे ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन वो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइएगा, ठीक है ना।
ये या तो 50 मिलेगा या तो ये मिलेगा, और दोनों मिल जाए ना तो आप 48 ही लगा दीजिएगा, अभी भी यही आंसर लगाना है आपको। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल का लोग जो है ना माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं बोलता है, वो लोग सागर माथा के नाम से जानता है। लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सागर माथा। ठीक है, सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपालियों के द्वारा क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है। हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है और बाकी देश भी माउंट एवरेस्ट ही कहते हैं, वो लोग वहाँ पर उसको सागर माथा बोलते हैं। भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र, यानी कितना मैदानी क्षेत्र जो है कि कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करती है? कृषि और उद्योग के लिए कहिएगा सर जी, आंसर ए हो जाएगा 0.43%, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। किसके माध्यम से? कौन सा वो तरीका है? तो कहेंगे सर जी इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल चक्र के द्वारा करते हैं, है ना। ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने सेक्टर में, कितने क्षेत्र में, कितने वर्गों में? बताइए। कहिएगा सर ऑप्शन ए होगा सही, 4 वर्गों में। कौन कौन सा? तो एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन, एक होता है अवर्गीकृत वन और एक होता है ग्रामीण वन। तो टोटली 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब बता चुके हैं, जो इसका कि सीमित मात्रा में हमारे वातावरण में या हमारे प्रकृति में सीमित मात्रा में वो पड़ा हुआ है, कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगे यदि उसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उसी को अनवीकरणीय कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? जल कहिएगा नहीं, सौर कहेंगे सूरज को नहीं सर, पवन भी नहीं। आंसर होगा कोयला। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयला सीमित मात्रा में खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद, उसी को अनवीकरणीय कहते हैं। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है कहाँ पर? तो कोलकाता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ शहर का नाम यहाँ पर कहेंगे सर कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब होती है? बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कहिएगा सर, आंसर होगा इसका सी, 1982 ईस्वी में होती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, याद रखिएगा। आपके बिहार डीएलएड में पूछा, वैसे है प्रीवियस ईयर तो पूछेगा ही, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी बी हो जाएगा, मैक्सिको में। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कहते हैं किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं, बता चुके हैं ना, उपचुनाव कहते हैं। और नॉर्मल जो होता है उसको आम चुनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन थे? भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, आंसर होगा कौन सा? कहिएगा सर जी नीलम संजीवा रेड्डी जी हो जाएंगे। डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। बिहार के मजदूर का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, कहेगा सर ये तो ठीक लग रहा है ना, ये इसके अंतर्गत आएंगे। ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, ये भी सही है ना, मौलिक अधिकारों के उपयोग के अंतर्गत ये आएगा। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, ये भी ठीक है, मौलिक अधिकार है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये मौलिक अधिकार नहीं है ना। तो आंसर आपका यही वाला हो जाएगा, है ना। कहेंगे सर जी डी, ये तो विरासत में मिला है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है मौलिक अधिकार के उपयोग के उदाहरण नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, कहेंगे सर जी 1977 में। ठीक, अगला देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों के बीच टकराव का अभाव, कहिएगा सर नहीं। आर्थिक समानता का अभाव, ये भी नहीं होगा। निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, हाँ ये हो सकता है भाई, ये अच्छी बात है। सामाजिक असमानता का अंत, ये नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? कहेंगे सर सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैसे सामाजिक असमानता का अंत होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन कह रहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लोकतांत्रिक में ये होगा कि निर्णय लेने में देर हो परंतु सही निर्णय लिया जा सके। तो करेक्ट आंसर सी होगा आपका। ठीक है, सी ही आपको लगाना है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? भाई डाइसी का देन है। ठीक है, डाइसी के कहीं कहीं पे आपको डाइची भी मिलेगा, डाइसी को छोड़ करके डाइची भी मिल जाएगा, तो वही आंसर होगा बी आपका सही। इंग्लैंड में विधि का शासन किसका देन है? डाइची या डाइसी लगाइएगा, बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और क्लास को एंड करते हैं। पिछला क्लास नहीं है कि डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक मिल जाता है, ठीक ना। और बहुत जल्द मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद।